सर स्टार्ट. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत ऑनलाईन एज्युकेशन प्रोग्राम इयत्ता 8वी विषय मराठी. मी आपला शिक्षक श्री तुषार मधुकर वावळ. तर चला आज पाहूया आपण एक नवीन घटक. या ठिकाणी आपल्या सर्वांसमोर एक चित्र दिसत आहे. या चित्रामध्ये घरे, झाडे, एक छोटीशी होडी, त्यानंतर नदी दिसत आहे, नंतर वेगवेगळे पक्षी दिसत आहेत. तर हे सर्व चित्र आपण पाहिलं तर ह्या चित्राला आपण काय म्हणू शकतो? बरोबर, निसर्ग चित्र, किंवा इसे आप प्राकृतिक चित्र भी कह सकते हैं. तो चलिए इसी तरह का आज एक हम पाठ देखने वाले हैं. असाच आपण एक पाठ पाहणार आहोत. त्या पाठाचं नाव आहे मी चित्रकार कसा झालो. या पाठाचे लेखक आहेत ल म कडू, ज्यांचा जन्म 10 जुलै 1947 मध्ये झाला. हे एक मराठी चित्रकार, बाल साहित्य लिहिणारे लेखक व प्रकाशक आहेत. यह कौन है? एक चित्रकार भी है, छोटे बच्चों के ऊपर लेखन करने वाले लेखक है और यह किताबों को प्रकाशित भी करते हैं. त्यांची बाल साहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. लगभग इनकी बाल साहित्य के ऊपर छोटे बच्चों के लिए 30 किताबें प्रकाशित हुई है. इसवी सन 1977च्या सुमारास त्यांनी गमभन ही प्रकाशन संस्था काढली. 1977 में इन्होंने एक संस्था निकाली है, उसका नाम है गमभन. यह प्रकाशन संस्था की शुरुआत इन्होंने की है. या प्रकाशन संस्थेने 40 वर्षात 200 पुस्तकें प्रकाशित केली. इस संस्था ने लगभग 40 साल में कितने किताबों का प्रकाशन किया? 200 किताबों का. प्रकाशनातर्फे साहित्य वैभव ही दिनदर्शिका 2004 सालापासून आणि मुलांसाठी गमभन ही दिनदर्शिका 2005 पासून प्रकाशित होत आली आहे. दिनदर्शिका म्हणजे हम जिसे कैलेंडर कहते हैं. 2004 से उन्होंने शुरू किया है और छोटे बच्चों के लिए गमभन यह दिनदर्शिका यानी कैलेंडर भी शुरू किया है 2005 से. मुलांना निसर्गाचा परिचय व्हावा या दृष्टीने कडू यांनी 500 जवळ 7 एकर जागेवर विद्याविहार पर्यावरण हा प्रकल्प सुरू केला आहे. आता हे 500 कुठं आलं? लोणावळा. लोणावळा हे थंड हवेसाठी प्रसिद्ध आहे. लोणावळ्यापासून 7 किलोमीटर अंतरावर जर आपण पुढे गेलो पुण्याकडे तर 500 हे एक छोटंसं गाव आहे आणि त्या गावाच्या नजीकच 7 एकर जागेवर काय केलेलं आहे? विद्याविहार पर्यावरण हा प्रकल्प सुरू केलेला आहे. या प्रकल्पाला काही वर्षातच हजारो मुलांनी भेट दिली. अभी इसे वहां पर लोगों ने जाकर भेंट क्यों दी है? क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है, इसीलिए वहां पर छोटे बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा जाते होंगे और इन्होंने कुछ ही समय में हजारों बच्चों ने यहाँ पर जाकर भेट दी हुई है. आता या पाठामध्ये लेखकांनी काय सांगितले आपल्याला? निसर्गाच्या सानिध्यात राहायला हवे. निसर्ग आपल्याला अनेक कला शिकवतो. निसर्गात लेखक चित्रकला व मूर्तिकला कसे शिकले याची सुरस व मनोवेदक कहाणी या पाठात सांगितलेली आहे. निसर्ग यानी प्रकृति, प्रकृति के सहवास में अगर हम रहते हैं, निसर्ग यानी प्रकृति हमें अलग अलग कलाएं सिखाता है. विभिन्न कला सिखाने का काम ये प्रकृति करती है. इस प्रकृति में लेखक ने क्या किया है? चित्रकला और मूर्तिकला, चित्र निकालना और मूर्ति बनाना, यह 2 कला किस तरह से सीखे हैं उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है. पाठाचं नाव आहे मी चित्रकार कसा झालो. लेखक ल म कडू. मी तुमच्या एवढ्या असताना जे अनुभव पाहिले ते तुम्हाला मी सांगणार आहे. जब आपकी उम्र का यानी 13-14 साल का जब मैं था, तो उस वक्त जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो अनुभव लिए हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ. प्रथम निसर्ग. पहिले किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम प्रकृति के बारे में. आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही. हमें इस प्रकृति को भूलकर कभी भी रह नहीं सकते हम इसे, या इसे हमें भूलना नहीं है. त्याच्या विरोधात
न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं है। उसकी मर्जी को हमें संभालना है। अगर हम उसकी मर्जी को नहीं संभालते तो बहुत सारे समस्याएं हमें उत्पन्न होती है। हमने देखा बीच में निसर्ग चक्री जो आई थी, वो निसर्ग के खिलाफ जाने के कारण या उसको हमने विरोध किया, उसके कारण ही वो भी हमने देखा, उसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसूक सापडतील। आता पहा, कवींनी काय, लेखकांनी काय सांगितलं आहे, निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं, बरोबर। पालन पोषण यानी क्या, जिस तरह हमारी मम्मी पापा माता पिता हमें क्या करते हैं, आगे जब तक हम जिम्मेदार नागरिक नहीं बनते तब तक उन्हें संभालने का काम करते हैं। उसी तरह निसर्ग या प्रकृति हमें, हम जब तक है तब तक संभालने का पूरा काम, पालन पोषण का जो काम है वो प्रकृति करती है। निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। नाना कला यानी क्या, विभिन्न कला, अलग अलग कलाएं सिखाने का काम कौन करता है, ये प्रकृति करती है। निसर्ग धुंडाळत रहा, धुंडाळणे यानी ढूंढना, शोधणे आपण ज्याला म्हणतो। तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसूक सापडतील। सर्जन यानी क्या होता है पता है, निर्मिती क्षमता। सर्जनशीलता नहीं होता है निर्मिती क्षमता, नए नए खोज करना। और इसके रास्ते हमें कैसे मिलेंगे, अपने आप मिलेंगे। आपसुक यानी अपने आप, या उसे मराठी में आप आपोआप भी कह सकते हैं। तो ऐसे रास्ते हमें अपने आप मिलेंगे। अभी वो कैसे मिलते हैं उसके बारे में लेखक ने आगे क्या कहा है वो भी देखते हैं। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। आता या ठिकाणी लेखक आपल्या स्वतःबद्दल स्वतःची गोष्ट सांगत आहे। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो एक छोटे से गांव में हुई है। माझं खेड अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं। देखिए, लेखक ने अपने गांव के बारे में दो विशेषता ही बताई है यहाँ पर, कि मेरा जो गांव है वो कैसा है, निसर्गरम्य यानी प्रकृति के सानिध्य में होने वाला गांव है। शायद उसी गांव में बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारे अलग अलग जानवर हो सकते हैं, उसी गांव में नदी बहती होगी या झरना होगा। मतलब निसर्ग या प्रकृति के लिए जो जो बातें वहां पर होनी चाहिए वह सब उसके अलावा पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल के बाद उसे हमें कलर करने के लिए अलग अलग रंग होने चाहिए, और रंग करने के लिए ब्रश भी होना चाहिए। लेकिन लेखक ने यहाँ पर क्या कहा है कि हमारे पास इसमें से कोई भी सुविधा नहीं थी, और सादा कागज तक नहीं था। मतलब ये आज की बात होगी क्या, नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। अभ्यासाची एकच वही। आज अगर देखा जाए तो आपको मुफ्त में अलग अलग कापियां मिलती है, उसके अलावा आप कापियां ले सकते हो। लेकिन लेखक ने यहाँ पर क्या कहा है कि पढ़ाई करने के लिए हमारे पास एक ही कापी थी, वही यानी कापी। पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। अब यहाँ पर जो पेंसिल आई है वो पेंसिल कौन सी है पता है, जो चौक होता है, चौक की तरह छोटी व्हाइट कलर की पेंसिल मिलती थी, जो पाटी यानी स्लेट के ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना, वात्रटपणा वाटायचा। अभी देखिए यहाँ पर और एक बात है कि साधन तो नहीं थे, साहित्य भी नहीं थे, लेकिन उसके अलावा बड़ी समस्या या एक डर था। क्या, धाक यानी डर। तो क्या डर था कि चित्र बित्र यानी वो एक सिमिलर शब्द आहे, घरदार जसं आपण म्हणतो त्यानुसार चित्रबित्र हा शब्द या ठिकाणी आलेला आहे। तर ये किसको पसंद नहीं था, मास्टर म्हणजे कौन, गुरुजी। आज हम उनको शिक्षक या टीचर के नाम से भी पुकारते हैं। ये टीचरों को पसंद नहीं था, और उसके अलावा घर वालों को भी पसंद नहीं था। अभी देखिए, पुराने जमाने में अलग अलग जो अभी चित्रकला है, शारीरिक शिक्षण है, कार्यानुभव है, इन विषयों की तरफ
देखने की लोगों का जो ये था, नजरिया था, वो अलग था। इसलिए उस वक्त लोगों को अगर ऐसे कुछ काम करते, अलग कोई कला करने की मतलब लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं, तो उन्हें वो अलग लगता था। इसलिए वो उन्हें पहले से डराते थे या डांटते थे। इसीलिए वो ऐसी कलाओं की तरफ बच्चे जाने की ज्यादातर कोशिश नहीं करते थे। और ये क्या लगता था, वात्रटपना वाटायचा। वात्रटपना यानी छोटे बच्चों का खेल, कि इसका आगे कुछ भविष्य नहीं है, ऐसा खेल है या कला है। इसलिए घर वाले डांटते भी थे और चिल्लाते भी थे। वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारा असायचं. वैशाख महिना जे मराठी महिने आहेत, मराठी महिन्यातला दुसरा महिना आहे, त्याचं नाव आहे वैशाख. वैशाख महिन्यातलं ऊन जे होतं ते करपून टाकणार असायचं. करपून टाकणे म्हणजे काय, कडक ऊन लागणे, ज्यादा गर्मी, जो 40-45 अंश सेल्सियस के ऊपर जो गर्मी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत गर्मी है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पूरा पसीना पसीना आता है. इस तरह का उस वक्त का वो ऊन होतं. आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो. आता गाव म्हटलं की नदी आली, नदी आली की पोहणं तर आलंच. अभी पोहणं पोहणं म्हणजे काय, तैरना. अभी हम देखते हैं कि ज्यादातर शहरों में स्विमिंग टैंक होते हैं, वहां पर बच्चे तैरने के लिए जाते हैं. लेकिन गांव में स्विमिंग टैंक वगैरह नहीं होते. वहां पे दो ही रास्ते होते हैं, एक होती है नदी और दूसरा होता है कुआं. वहां पर जाकर बच्चे तैरने का काम करते हैं. तर इथं काय सांगितले लेखकाने, की आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचं. डोह म्हणजे काय, मोठा खड्डा ज्याच्यामध्ये पानीच पानी भरलेला है. नदी के किनारे एक बड़ा गड्ढा होता है और उसमें पानी ही पानी होता है. ऐसी जगह पर जाकर हम क्या करते थे, डूब जाते थे और वहां पे जाकर हम तैरते थे. अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं. गारवा, गारवा म्हणजे काय, थंडावा, जिसे आप ठंडक कहते हो. अगर जब तक ठंडक मतलब पानी में है, पानी में जब पानी ठंडा होगा तो हमारे अंदर क्या होता है, गारवा या ठंडक आती है और हम क्या करते हैं, फिर वहां से बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी आने के लिए या थोड़ी सी गर्मी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने के लिए हम क्या करते हैं, नदी के किनारे आकर बैठते हैं. काठावर म्हणजे किनारावर येऊन बसणे. काठालगत खूप खडक होते. पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले, लांब रुंद पसरलेले आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला. देखिए अभी क्या बताया है कि उस काट के किनारे बहुत ही खड़क थे. खड़क है मतलब क्या, बड़ी बड़ी चट्टाने, जिसे आप बड़ा पत्थर भी कह सकते हो. पाण्याच्या प्रवाहामुळे, जो पानी का प्रवाह होता है उसके कारण ये जो पत्थर है वो क्या हो गए थे, गुड़गुड़ित. गुड़गुड़ित यानी मुलायम. जब बार बार पानी उन पत्थरों को टकराता है तो वहां पर जो पत्थर है वो मुलायम बन जाते हैं और वो एक तरह से क्या हो गए थे, सपाट. सपाट यानी क्या, समतल बोल सकते हो या प्लेन उसे कह सकते हो आप. आणि हे खडक कसे होते, एक गोष्ट चांगली होती की लांब रुंद होते, मोठेच मोठे, बडे से बडे फैले थे ये. आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला. आता कॅनव्हास म्हणजे काय, आपने देखा होगा कि जब हम ड्राइंग निकालते तो हम कापियों के ऊपर निकालते हैं, लेकिन वही बड़े चित्रकार जो होते हैं वो कागज के ये होता है, कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर ये क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं. तो उस कपड़े को ही क्या कहा जाता है, कॅनव्हास कहा जाता है. इंग्लिश शब्द है यह. या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती. भल्या थोरल्या यानी जिसे हम बड़ा कहते हैं और खड़क यानी बड़ी चट्टान, उसके ऊपर मनसोक्त, मनसोक्त यानी मन मुराद. जब तक हमारा मन भरता नहीं तब तक हम यहाँ पर चित्र निकाल सकते थे. क्योंकि देखिए वहां पर किसी कागज की जरूरत है क्या, अगर हम कागज के ऊपर जब ड्राइंग निकालते हैं, कागज खत्म ड्राइंग खत्म, या हमारी कॉपी खत्म हो गई तो वहां पर हमारा क्या हो जाता था, ड्राइंग खत्म हो जाता था. लेकिन यहाँ पर क्या बताया लेखक ने कि बड़े से बड़े चट्टाने हैं, बड़े से बड़े पत्थर है, उसके ऊपर हमें ड्राइंग बनाना है. तो उसके ऊपर जब तक मन करता है तब तक हम क्या करते थे, ड्राइंग निकाल सकते थे. तो ही मार्ग सापडला किस बात का, कि ये पण कशाने काढणार, तो ही मार्ग सापडला. लेकिन इसे निकालने के लिए, जिस तरह हम कापियों में जब निकालते तो उसके लिए पेंसिल की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पेंसिल ही नहीं है, क्योंकि जो भी है एक ही है और उसे भी हमें पूरे आगे तक लेकर जाना है, इसलिए हम उस पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हम किससे ड्रॉइंग निकालेंगे, वह रास्ता भी हमें मिल गया. आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो. मुरुम यानी क्या होता है, मुलायम पत्थर होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके, उसे हम मुरुम कहते हैं. तांबूस रंगाचा यानी लाल कलर का. शिवाय पिवळट रंगाचे दगडे सापडतात.
उसके अलावा भी कलर, दूसरा कलर है पीला, पिवळट यानी पीला कलर, पीले कलर के पत्थर ही हमें मिलते हैं और वह पत्थर भी हमें मिल गए. ते दगड आपटले की त्याची पिवळी पिवळी फक्की पडते. आता पहा काय सांगितलं है कि जो पत्थर है उन्हें जब हम फोड़ते हैं तो फोड़ने के बाद उसमें से क्या होता है, फक्की गिरती है. फक्की फक्की यानी क्या, पाउडर. जब आप सभी को पता होगा, जब आप शारीरिक शिक्षण की खेलने की जो स्पर्धा या प्रतियोगिता होती है तब वहां पर आप जाते हो और वहां पर आपके सामने व्हाइट कलर की लाइन खींची जाती है और वो लाइन जिससे खींची जाती है उसे फक्की कहा जाता है. अगदी पिठासारखीच असते. सही है, एकदम जिस तरह आटा, जो घर में गेहूं का आटा होता है उसी तरह की ये फक्की होती है. हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तयार. उसमें जितना जैसा चाहिए वैसे अगर उसमें पानी अगर हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं तो पीला रंग जो है तयार हो जाता था. मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं. काम काढू आणि काय नको असं व्हायचं. अभी हमारे पास कलर भी आ गए, उसके बाद पेंसिल भी आ गई. तो जो हमें चाहिए वो हम वहां पर निकालते थे और पत्थर बहुत बड़ा होता था. तो पत्थर बड़ा होने के कारण हमारे मन में ये सवाल आता था कि मैं कौन सा ड्रॉइंग निकालू और कौन सा नहीं. मतलब इतनी बड़ी जगह है मेरे पास. तर पाहूया आपण आता पुढे लेखकाने अजून काय सांगितलं आहे. गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचं. घुटनों के ऊपर बैठकर हम क्या करते थे, लाइन खींचते थे, रेषा काढत असायचो. दंग होणे यानी मग्न हो जाना. रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या. अभी आपको पता है जब हम चौक गीला करके लाते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर चलाते हैं तब कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए वो हमें दिखता नहीं है. लेकिन जैसे कुछ समय बीत जाता है वैसे वहां पर उस चौक की जो लाइन खींची है हुई है वो बहुत डार्क दिखाई देती है. उसी तरह लेखक ने यहाँ पर क्या कहा है कि जब हम लाइन खींचते थे, रेख खींचते थे तो थोड़ा सा आगे हाथ भर पुढं यानी 1-2 फीट जैसे हम आगे निकल जाते थे वैसे हम पीछे देखते थे तो वहां पर क्या, वो जो रेखा है, ये जो लाइन है वो क्या हो जाती थी, सूख जाती थी. वाळणे यानी सूखने, सूख जाना. लाल जर्द झालेले असायच्या. अभी वो किस कलर के हो जाते थे, लाल लाल कलर के हो जाते थे. आणि सुरसुरी यायची. तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नाही. अभी देखिए जब बार बार, आपको पता है छोटे बच्चे जब घुटनों पे रेंगते हैं तो उनके घुटनों को खरोच आती है. तो उसी तरह अभी आपको पता है पत्थर के ऊपर अगर हम घुटनों से रेंगते रहेंगे तो उसके कारण क्या होगा, घुटनों के क्या हो जाते थे, जो ऊपर के जो चमड़ी है वो निकल जाती थी और वह हम ड्राइंग के इसमें इतना मग्न हो जाते थे कि हमें वो समझ में ही नहीं आता था. मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं. फिर जो बड़े से बड़े जो चट्टाने हैं उसके ऊपर ड्राइंग निकालना शुरू हो गया. काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत, पण ते कुठून आणणार. अभी कुछ दिन के बाद क्या लगा कि पेंसिल से हमने क्या किया, ड्राइंग तो बनाया लेकिन इसके अंदर कलर कहाँ है. कलर भरने की बहुत इच्छा होती थी लेकिन हमारे पास कलर ही नहीं थे, तो वो कहाँ से लाएंगे. त्या दिवसात काटे सावर फुलते, लाल भडक होते. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिळतो. अभी क्या बताया गया है, काटे सावर नाम की एक वनस्पति है और अगर वो फूलती है यानी उसके फूल आते हैं और वो फूल किस तरह के होते हैं, डार्क रेड कलर के होते हैं, लाल भडक होते हैं. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिलतो. उसके जो फूल है, फूल के अंदर के जो पराग होते हैं उन कणों को अगर हम पानी में चुरगाड़ने यानी क्या, टुकड़े टुकड़े करके उसमें हम क्या करते हैं, उन टुकड़ों को उस पानी में अगर मिक्स करते हैं तो उसमें से हमें एक नया रंग मिलता है, नया कलर मिलता है. वो है जामुनी कलर, जांभळा कलर आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. अभी शेंद्री नाम की एक और एक वनस्पति है, उसके बीज का जो मगज है उसमें से अगर उन बीज को अगर हम फोड़ते हैं तो उसके अंदर हमें एक और एक कलर मिलता है, भगवा. भगवा यानी केसरी कलर आप उसे हिंदी में बोलते हो, वह रंग हमें प्राप्त होता है. काही पानांचा हिरवा केला. अभी देखो कुछ वहां पे पेड़ के, अभी आप सभी को पता है लगभग ज्यादातर पत्तियां जो होती है वो हरे कलर की होती है. तो इसलिए उस हरी पत्तियों से हमने कौन सा कलर बनाया, हरा कलर बनाया. चुन्याचा पांढरा, उसका कौन सा कलर बनाया हमने, सफेद कलर बनाया. कुंकू जो होता है
कुंकू से हमने लाल कलर बनवाया आणि दगडाचा पिवळा होताच। जो पहले पत्थर जो मुरुम है, मुरुम जब हम उनके टुकड़े टुकड़े करते थे उसमें से हमें पीला कलर भी मिल जाता था। तो इस तरह से लेखक ने अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया है, इनको ढूंढा है। बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा। अभी ब्रश ब्रश नहीं था तो ब्रश किसका बनाया है? बांबूची कोवळी काडी। बांबू वनस्पति है, उसके जो पतली पतली या जो शुरुआती जो उसकी जो लकड़ी है उसे छोटी लकड़ी को क्या कहा जाता है? काड़ी कहा जाता है। तर ती काड़ी घेतली और उसके आगे वाला जो भाग है उसको हमने अगर पत्थर से वगैरह उसको ये कर दिया तो उससे क्या बन जाता था? ब्रश भी तैयार हो जाता था। अभी आगे देखते हैं अभी कलर किस तरह से करते हैं। तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो। तहानभूक हरपने मतलब भूख ही नहीं लगना, भूख या प्यास जो भी है आपको नहीं लगती है क्योंकि आप उस काम में क्या होते हैं? मशगूल हो जाते हो या मग्न हो जाते हो। तो दगड़ा उस बड़े बड़े चट्टान के ऊपर हम क्या करते थे? उन्हीं चित्रों को बनाकर उसमें कलर भरते बैठते थे। नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र चित्र। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, नदी व्हायला लागायची। अब हमने ड्राइंग तो बनाई और जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक बड़े से बड़े चित्र ही चित्र हमें दिखाई देते थे। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, कुछ दिनों के बाद वहां पर क्या होती थी? बारिश होती थी और नदी जब बहने लगती थी तो हमारे जो चित्र है नदी के पेट में गायब हो जाते थे। अभी नदी का पेट होता है क्या? नहीं, लेकिन नदी का जो पात्र है बड़ा हो जाता था और उसमें क्या हो जाता था? ये चित्र जो है गायब हो जाते थे। गडप होणे म्हणजे गायब हो जाणे। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो ते एक उदाहरण आहे। निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधना नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय ही साधना करता येते। अभी लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैं मेरा खुद के बारे में मैं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत यानी मैं अपने पर्सनल चीजों अपने पर्सनल बात बता रहा हूँ और ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। और ये प्रकृति हमें किस तरह से हमें देगी हमें पता नहीं है। ये बहुत अलग अलग तरीकों से ये प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देने का काम करती है। और मुझे इतना ही कहना है कि अगर हमारे पास कोई साहित्य नहीं है, साधन नहीं है, तो उसलिए हमें वैसे के वैसे नहीं बैठना है। उसकी जगह पर अगर हमारे अंदर तीव्र इच्छा है, अगर ज्यादा इच्छा है आपके अंदर और मुझे वो करना ही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिना साहित्यों का भी वो काम हम पूरा कर सकते हैं। आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा। आता श्रावण जिसे आप सावन का महीना कहते हो और ये 5वां महीना आता है मराठी में। आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा, बारिश कम होती थी। जैसे जैसे बारिश के महीने खत्म हो जाते थे वैसे वैसे क्या होता था? बारिश कम हो गई तो पाणी भी नदी का अपने आप कम हो जाता था। पण नदी वाहतच असायची। आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महिना उजाडायचा। तो लेखक के पास देखिए कौन से महीने थे? चैत्र, वैशाख आणि ज्येष्ठ हे 3 महीने असे होते। तर त्या 3 महिन्यामध्येच लेखक काय करू शकत होता? वेगवेगळे चित्र काढू शकत होता। तोवर काय करायचं? अभी एक तो हो गया, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई, बारिश भी खत्म हो गई तो भी नदी में पानी ही पानी है। क्योंकि जब तक वो चट्टान हमें दिखाई नहीं देगी, जब तक वो खुलेगी नहीं, पानी जब तक कम होगा नहीं, तब तक हम ड्राइंग नहीं निकाल सकते। इसलिए अभी करेंगे तो क्या करेंगे? तब तक क्या करेंगे? तोवर तोवर यानी जब तक, अभी तब तक क्या करेंगे फिर हम? त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला। अभी हमें और एक छंद लग गया। कौन सा छंद लग गया? वो है मिट्टी का। अभी मिट्टी के इसमें क्या बनाते हैं वो देखते हैं। लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची। लोनी, लोनी यानी मक्खन जिसे आप बटर भी कहते हो। तो लाल भड़क, लाल लाल या जो मुलायम मिट्टी है वह मिट्टी हमारे हाथ में मक्खन की तरह लगती थी। मूर्ति कराव्यात असं ठरलं। अब इसका क्या करेंगे? हम मूर्ति बनाएंगे इन मिट्टी से। आप सभी को पता है कि आपको भी गणेश जयंती के वक्त, गणेश चतुर्थी के वक्त आपको भी मिट्टी से अलग अलग मूर्तियां बनाने के लिए भी कहा जाता है। पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागेल। अब ये देखिए, पहले वाले में भी डर था, अभी इसमें भी डर है। अभी जब हम मिट्टी का खेल खेलते थे तो वो भी हमें क्या करता था? छुपकर करना पड़ता था। अभी क्यों छुपकर करना पड़ता था? क्योंकि घर वाले चिल्लाते होंगे, कपड़े खराब होते होंगे, इसलिए हमें ये क्या करना पड़ता था?
छुपकर ही ये खेल खेलना पड़ता था। कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा। अभी ये खेल हम कहाँ खेलते थे, ये जो मूर्ति बनाने का काम हम कहाँ पर करते थे, कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला। गोठा गोठा म्हणजे काय, जिथं गाय बैल निवास करतात त्या जागेला आपण गोठा असे म्हणतो, उसे आप हिंदी में गौशाला कहते हो। किंवा गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली। अभी बकुळ बकुळ नाम की एक वनस्पति है और उस पेड़ के नीचे हमारा यह काम चलता था। मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासाळायच्या आणि हिरमोड व्हायचा। अभी देखिए मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाने के बाद सूरज की रोशनी में हमें उनको सुखाने के लिए रख दिया और कुछ समय बाद, एक दो दिन के बाद, या सुबह अगर मूर्ति बनाते तो शाम तक क्या हो जाता था, उसे क्रैक जाते थे, तड़े जाने, और वो मूर्तियां गिर जाती थी। अगर जो भी मूर्ति बनाई है जैसे हाथ पैर उनका टूट जाता था और वो नीचे अपने आप गिर जाता था। हिरमोड व्हायचा, हिरमोड याने क्या, एक तरह से नाराजगी पैदा होना, नाराज होणे। त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा। विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं, त्याला तडे जात नाही। अभी देखिए क्या बताया है यहाँ पर, गाय का जो गोबर होता है गाय का, तो हमें वो याद आया कि गाय का गोबर, जब गाय गोबर देती है तब भी वो गीला ही होता है और जब हम उसे सुखाते तब भी वो गीला ही रहता है, त्याला तडे जात नाही, मतलब उसे क्रैक नहीं जाते गाय के गोबर को। आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं, तो हमने क्या किया, वही गाय का जो गोबर है उसे हमने मिट्टी में मिला दिया, मिक्स कर दिया। आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या, तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढलप्या पडायच्या। अभी हमने क्या किया, गाय का जो गोबर है उसे मिट्टी में मिक्स कर दिया और उसके बाद उससे मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। तो अभी मूर्ति पहले से कुछ दिनों के लिए अच्छी बनी और वह मतलब जिस तरह पहले उसके क्रैक जाते थे अब क्रैक जाना कम हो गया। लेकिन कुछ तो दिन सर जाते थे। हाँ बोला सर। 4 मिनट और गए। बाप रे। तो उसमें से क्या होता था, उसके टुकड़े टुकड़े गिर जाते थे और हमारा फिर से विचार शुरू हो जाता था। अभी आगे देखते हैं। सर आता काय करू पुढं, सर प्रश्न घेऊ का मग? रॅपिडली घ्या म्हटलं, असाइनमेंट वगैरे घ्या, ठीक है। सौरान सांगून द्या आणि असाइनमेंट घ्या। हाँ, तो आगे क्या हुआ है कि अगर हम देखते हैं कि वहां पर हमारा जो बाजार भरता था उसमें महादू नाम का जो आदमी है वो क्या करता था, कपड़े बेचने के लिए आता था और वो किस पे के ऊपर लेके आता था, घोड़े के ऊपर लेके आता था और उस नादरुक के पेड़ के नीचे वहां पर उस घोड़े को वो बांध के रखता था और उस घोड़े से जो भी जिस तरह से गोबर मिलता है उसे लीद कहा जाता है या घोड़्याचं शेण उसे कहा जाता है और उसमें बहुत सारे धागे धागे हमें दिखाई देते थे और यह धागे क्या करेंगे, मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे। यह हमने सोचा और उसी तरह हमने प्रयोग किया और उस मूर्ति को किसी भी तरह के क्रैक इस बार नहीं गए और इतनी खुशी हुई कि ते आम्हाला शब्दात सांगता येणार नाही, वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और जिस तरह हमने स्कूल में आर्किमिडीज के पाठ के बारे में पढ़ा था, जिस तरह आर्किमिडीज को जिस तरह से वो चीज मिली थी तो वो यूरेका यूरेका करते हुए भाग रहा था, उसी तरह हमें भी उससे ज्यादा खुशी उस वक्त हुई थी। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला आहे। मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं आणि आपल्या पुरतं का होईना पण तो एक शोध होता। ये बात भी सही है कि अगर हम कोई खोज करते हैं और जब वो खोज पूरी अच्छी तरह से होती है तो हम क्या कहते हैं कि हमने मेहनत करके कुछ ना कुछ एक नया प्रयोग किया है। मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे, त्याला कायम जागता ठेवा, तुमचा आभाळ कायम आनंदानं भरलेला राहील। जिस तरह आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक है उन्होंने जिस तरह दुनिया को अलग अलग ये दिखाए, प्रयोग करके दिखाए, उसमें से कुछ हम बहुत सारी चीजें सीख पाए, उसी तरह आपको भी लेखक ने एक ही सलाह दी है कि अगर आप भी अलग अलग प्रयोग करते रहेंगे तो आपको भी ये प्रकृति जो है कुछ ना कुछ दिए बिना नहीं रहेगी। आता कठीण शब्दार्थ या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत। मी सर्व शब्दांचे आपल्याला अर्थ सांगितले आहेत, त्यानंतर काही वाक्यप्रचार आलेले आहेत त्यांचे आपण अर्थ पाहिले।
आता आर्किमिडीज या ठिकाणी आपल्याला पहिले चित्र दिसतंय आर्किमिडीज यांचं. दुसऱ्या चित्रामध्ये आपल्याला कॅनव्हास दिसतंय. तिसऱ्या चित्रामध्ये आपल्याला बांबूची काठी, जी छोटी छोटी काडीपासून ब्रश केला जात होता, ते दिसतंय. त्यानंतर हा गाय बैलांचा गोठा, त्यानंतर गावाकडील मंदिर, त्यानंतर बकुळ ही वनस्पती दिसते. नंतर नदी किनाऱ्यावरील मोठा खडक, सेंद्रिय वनस्पती दुसऱ्या चित्रामध्ये. तिसऱ्या चित्रामध्ये गुडघ्याला लागलेलं जे आपण साल्ट निघालं होतं, तर ते साल्ट कसं असतं ते दाखवलं आहे. त्यानंतर काटेसावर वनस्पती, 2 नंबर चित्रामध्ये घोड्याची लीद, 3 नंबरच्या चित्रामध्ये आपण मुरुम पाहतोय. तर तुम्हाला आता स्वाध्याय दिलेला आहे. आता स्वाध्यायामध्ये आपल्याला काय सांगितलंय, पहिला प्रश्न पहा, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो या विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. हा आहे पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न आहे, तुमचा आवडता छंद कोणता व तो कसा लागला याबद्दल माहिती लिहा. आपको जो कोई आपका जो छंद होगा उसके बारे में आपको जानकारी बतानी है. अगर आपको कुछ समस्या होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं. विद्यार्थी मित्रांनो, हा पाठ जर आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, शेअर करायलाही विसरू नका. आणि बेल आयकॉनवर टच करा, जेणेकरून तुम्हाला मराठी आणि अन्य विषयांच्या नवीन नवीन व्हिडिओ पाहता येतील. धन्यवाद.